साथियों नमस्कार। मैं अमित एक काम देश के 43 में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक काम देश के नाम ग्रुप की आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर संगीता पलसानिया जी। आपने चिकित्सा की पढ़ाई इंदौर के प्रसिद्ध एमजीएम मेडिकल कॉलेज से पूर्ण कर मध्य प्रदेश शासन की चिकित्सा सेवा ज्वाइन की थी। आप पढ़ाई के दौरान एनसीसी के बी एवं सी सर्टिफिकेट प्राप्त कैडेट रही हैं। आप एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं एवं आपको मध्य प्रदेश शासन की चिकित्सा सेवाओं में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 30 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव प्राप्त है। आप वर्तमान में जिला चिकित्सालय उज्जैन में कार्यरत हैं एवं उज्जैन ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजी सोसाइटी की अध्यक्षा भी हैं। आपने अपने विषय से जुड़े हुए कार्यों के कई सौ डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया है। आप कई चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं के विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। आपके शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं एवं कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में व्याख्यान करती हैं। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की मध्यस्थता करने के लिए डॉक्टर कीर्ति सेन जी को। डॉक्टर कीर्ति जी ने अपना BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स 1994 में किया है। फिलहाल वे मुंबई में रहती हैं। वे ऑनलाइन होम्योपैथिक कंसल्टेंसी अप्लाइड कर रही हैं, जिसमें वे मुख्य रूप से शास्त्रीय दृष्टिकोण का पालन और आहार के माध्यम से उपचार पर जोर देती हैं। वे भारत के लगभग सभी शहरों में रह चुकी हैं, जिससे भूगोल और जलवायु के आधार पर लोगों के व्यवहार को समझती हैं। मैडम, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन है। अब मैं ये कार्यक्रम आपको आगे आगे बढ़ाने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। मैडम कीर्ति जी। धन्यवाद अमित जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है जनसंख्या नियंत्रण, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं सामाजिक दायित्व। दोस्तों, यह एक ऐसा विषय है जिसका समाधान तो हम सभी चाहते हैं, पर जरूरत है क्रांति की, क्रांति जन जागृति की। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये मुद्दा सरकार का इस मुद्दे पर सरकार कुछ कर सकती है या ये जनता की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो आज हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे डॉक्टर संगीता पलसानिया मैडम जी से। इससे पहले मैं आमंत्रित करूं, मैं उनकी कुछ विशेष उपलब्धियों के बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूँ। डॉक्टर संगीता पलसानिया मैडम खुद एक पर्यावरण प्रेमी भी है और वो अभी 11 जुलाई से 11 अगस्त चलने वाले पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही है। उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम और एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम में भी अपना सक्रिय रूप से योगदान देती हैं और उन्होंने अभी इस माह में काफी वृक्षारोपण अभियान लगाकर काफी पौधारोपण किए हैं और वो जन जागृति में भी बिलीव करती हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज की वक्ता डॉक्टर संगीता पलसानिया मैडम जी को। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको मेरा। मैं डॉक्टर संगीता पलसानिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय उज्जैन हूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैडम। ओके, सो आज हम लोगों का जैसा विषय है कि हम जनसंख्या को कहीं ना कहीं सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि जनसंख्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत की ही नहीं, विश्व की भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में कि जनसंख्या बढ़ते 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 7 बिलियंस की तरफ जा रही है। सो व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग सब क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक या स्वास्थ्य से संबंधित लोगों का ही काम है कि जनसंख्या के ऊपर ध्यान दिया जाए? आज ये जो विषय लिया गया है उसके लिए मैं ये सबसे कहना चाहूंगी, आज जितने भी उपस्थित लोग हैं, अगर वो सब भी मिलकर ये सोचें कि नहीं, जनसंख्या सिर्फ राजनीति और स्वास्थ्य का ही जिम्मेदारी नहीं है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है जनसंख्या से
संबंधित कुछ भी करने की, जिससे कि हम जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है इसको हम संभाल सकें। जनसंख्या का क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। जैसे कि पिछले सप्ताह आप लोगों के साथ सोलर एनर्जी के लिए सब मिस्टर चेतन ने कितना अच्छे से कहा था। उन्होंने कहा कि कोई आप लोग सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, तो काफी लोगों ने ये कहा कि नहीं हम तो नहीं यूज कर रहे। अरे जब उन्होंने कहा कि पल पल हर चीज में तो सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है, चाहे टूथब्रश कर रहे हैं सुबह तो चाहे वो बेसिन बना है, चाहे ब्रश बना है, चाहे इंडस्ट्री हुई है, हर जगह हम लोगों की कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता हो रही है। चाहे सोलर पैनल लगाना हो, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सोलर वाटर गर्म पानी के लिए, या सोलर कुकर में खाना बनाना है, सिर्फ इसी को सोलर एनर्जी का उपयोग नहीं कहा जाता है। जैसा कि हम सब लोगों ने इस चीज की सुना था, क्योंकि पिछले सप्ताह वाले उसमें मैं नहीं थी पर बाद में मैंने देखा था। ऐसे ही जनसंख्या भी हमारा सबका सामाजिक दायित्व है। क्या जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही करेगा? अगर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग करेगा तो फिर जनसंख्या नियंत्रण होना नामुमकिन है। आज जो ये विषय लिया गया है इसीलिए लिया गया है कि 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, और ये पूरा एक महाविश्व जनसंख्या माह कहलाता है, जिसमें कि हम लोग सब तरह की जागरूकता स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो देते ही हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से भी देते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी देते हैं। पर हम लोग ये चाहते हैं कि जनसंख्या से संबंधित कोई भी चीज जब कही जाए तो हर मनुष्य को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उसमें अपनी भागीदारी के तरफ उत्साहित हो, प्रमोट करे और देखे कि क्या कर सकती हूँ मैं इंडिविजुअली। इसलिए कि सन 2000 से ये कहा गया था जनसंख्या स्थिरीकरण करना है, क्योंकि अगर जनसंख्या स्थिरीकरण नहीं किया तो हमारे भारत में जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, 2030 तक तो हम लोग 1.5 बिलियन हो जाएंगे, और 2050 में हम लोग चाइना को क्रॉस कर देंगे। अभी पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 बिलियन से ऊपर है, एक चीन एक भारत, और उसमें भी चीन अभी फर्स्ट है और भारत सेकंड है। पर जिस तादाद में हम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या हम लोग चाहेंगे कि हम लोग चीन को क्रॉस करें? शायद कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये देखना है कि अगर हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या हमारे पास उपलब्ध जमीन है, जल स्रोत है। जैसा कि स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा होगा कि भारत ऐसे तो विश्व जनसंख्या का 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर उसके पास विश्व का जमीन कितना है? 2.5% भी नहीं है। और विश्व के जल स्रोत कितने हैं मौजूदा? उसके पास 4% भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मिस्टर चेतन ने पिछली बार कहा था कि 0.2 1.5 तक अगर ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो जो उथल पुथल पर्यावरण में होगी उसके लिए हम लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से आजकल बाढ़ आ रही है, जिस तरह से आजकल जंगल के जंगल जले जा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हो रही है पर्यावरण में, इसका इसलिए हो रहा है कि क्योंकि हम लोगों ने जो उत्सर्जन हो रहा है पर्यावरण का, उसका उपयोग करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। और किसने? हमारी जनसंख्या ने। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या ये सोच सकते हैं कि हम हर एक इंसान अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ करें? जैसे कि हमारे मिस्टर चेतन ने बोला था कि सोलर एनर्जी के प्रमोशन को करने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ करे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जनसंख्या एक्सप्लोजन नहीं, जनसंख्या पोल्यूशन है। ये हम लोग है ना, एक स्लाइड बताना चाहती हूँ। अभी 11 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक वेबिनार रखा था,
जिसमें ये कहा गया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? उस जनसंख्या के लोग जो कि प्रोडक्टिव है, जो कि काम करने वाले हैं, 15 साल से नीचे के बच्चे और 65 साल से ऊपर के लोग जो कि अभी ज्यादा पूरे तरीके से समाज में काम नहीं कर सकते, जो काम कर सकते हैं वो हमारे 20 साल से लेकर 60 साल तक के लोग हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि दे आर आवर एक्टिव पॉपुलेशन। तो हम अगर हमारी जनसंख्या पे नियंत्रण करेंगे तो हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये इम्प्रूव हो जाएगा। बच्चे छोटे कम हो जाएंगे और वृद्ध, अभी जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं, तो वृद्धों की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, पर हम लोग इनका देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से जो ये एक स्लाइड मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, उसमें यही कहा है कि वर्किंग एज जो है 15 से 64 साल की, इसको हमको कंट्रोल रख के इधर बच्चे जो हो रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए उनके ऊपर चेक करना है। इस संबंध में क्या चुनौतियां आ रही हैं हमारे पास में? अगर हम ये सोचे कि हर परिवार जनसंख्या नियंत्रण में अपनी भागीदारी देगा, कैसे देगा? तो वह अपने घर की हर महिला को शिक्षित करने की तरफ डालेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, उस तरह से महिला का हर तरह से अपने ऊपर एम्पावरमेंट बढ़ता है। यानी महिला खुद एक सफल गृहिणी हो जाती है। एक उसकी शिक्षित होने के बाद उसको अपने बारे में सारी जानकारी रहती है, वह खुद धन उपार्जन की भी हो जाती है महिला। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में जेंडर डिफरेंस है, उसका डिस्क्रिमिनेशन हट जाता है। अगर महिला शिक्षित होती है तो उसकी शादी की उम्र भी बढ़ जाती है। शादी की उम्र बढ़ जाती है तो जनसंख्या के हिसाब से बच्चे जो होते हैं जल्दी जल्दी, उसको उसके बारे में भी समझ रहती है कि बच्चे मेरे शादी के बाद कब हो, कितने गैप से पहले और दूसरा बच्चा हो, 2 बच्चे के बाद बच्चे नहीं हो। तो इस तरह से एक महिला को शिक्षित करके हम 2 परिवारों के बारे में सोच रहे हैं। महिला जहाँ शिक्षित हो रही है उस परिवार के बारे में, और जहाँ वो शादी होके जा रही है उस परिवार के बारे में। और यहाँ दोनों जगह उसका जो रहेगा वो एक तरह से ये अपना कंट्रोल रहेगा, किस तरह से वो शादी करेगी, कैसे बच्चे होंगे। आजकल जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जानकारी दी जाए, पर क्या गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी सबको आवश्यक रूप से है? शायद नहीं है। अभी मैंने आगे की स्लाइडों में थोड़ी सी स्लाइड्स यहाँ पे गर्भ निरोधक साधनों की इस प्रेजेंटेशन में भी डाली है। तो कहीं ना कहीं जब महिला शिक्षित होती है तो वो इस तरह से जागरूक हो जाती है कि जब मैं शादी करूंगी तो मेरे पास बच्चे कितने हो, मैं बच्चा जब चाहूं तब बाय चॉइस चाहूं, यानी खुद की इच्छा से बच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अभी तो मेरे पास मेरी क्लास पढ़ाई चल रही है, पीएचडी चल रही है, प्रोफेशन मेरा फ्लोरिशिंग चल रहा है, मुझे अभी इसमें और आगे बढ़ना है और मैं प्रेग्नेंट। तो कहीं ना कहीं जब शिक्षित महिला शादीशुदा होके गर्भवती होना चाहती है तो वो अपनी चॉइस से होना चाहती है, चांस से नहीं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जहाँ पे विशेष रूप से बड़े बड़े परिवार हो रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं अभी भी इस तरह का बहुत कहा जा रहा है कि लड़का होना ही चाहिए, जबकि आजकल के शिक्षित परिवारों में इस तरह का नहीं चल रहा है। अगर लड़कियां हैं तो भी 2 बच्चों के बाद वो लोग और बच्चे नहीं होने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से इस चीज का भी जागरूकता आती है। ऐसा देखा गया है कि हमारे अभी राज्यों में यूपी है, बिहार है, जहाँ पे गर्भ निरोधक साधन उपयोग में ही नहीं लाया जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षित जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। और अगर गर्भ निरोधक साधनों का उपयोगिता नहीं रहती है या सरकार जो भी चाह रही है उसको उनके लिए उपयोग में लाने के लिए अवेलेबल भी करा रही है, यानी बता भी रही है कि ये उपयोग में लाना है, कहाँ मिलेगा, कैसे करेगा, पर कहीं ना कहीं क्योंकि महिला में कहीं
शिक्षा की कमी है, या उसमें जागरूकता की कमी है, या उस महिला को किसी और ने नहीं समझाया है। यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके घर में भी जरूरी नहीं है कि आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी इस पे ही आप कुछ सिखाएं। हो सकता है कि आपके घर में जो वर्कर्स आती हैं वो लोग भी भला है जितनी ज्यादा शिक्षित ना हो, पर कहीं ना कहीं उनको भी इस बारे में जानकारी कि भाई तेरे को कोई परेशानी है, शादी हुई है, किसी तरह की कोई और चीज की जरूरत है, स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है, खाना बराबर। क्या हम लोग इस तरह की चर्चा हमारे घर में जो आती है उनसे करते हैं? शायद नहीं करते हैं। तो हम इसमें सामाजिक भागीदारी में हम यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर कोई अपने को किसी न किसी रूप में जनसंख्या नियंत्रण में निर्लिप्त करे या उपयोग में लाए। जैसा कि हम लोगों की कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां पे हमने सुना कि श्रीलंका, जो कि हमसे छोटा देश है, पर वहां पे अभी भी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर हम लोगों से कम है। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही सारी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कर रहा है। वहाँ दूसरे फील्ड्स के जो एजुकेशन वाले यंग एडोलेसेंट्स रहते हैं, उन लोगों को भी विलेजेस में भेजा जाता है, काउंसलिंग कराई जाती है, समझाया जाता है, और इस चीज के बारे में जानकारी दी जाती है कि शासन या हमारा जो सरकार है वो क्या क्या उन लोगों के लिए अवेलेबल करा रही है, कहाँ मिल सकता है, कहाँ से ले सकते हैं, क्या होने के बाद कब मिलना है, ये सारी जानकारी सारे एडोलेसेंट्स देते हैं। ये थोड़ी सी बात बोलने की रहेगी स्थिरीकरण में कि जो जहाँ रहता है वो वहीं रहना चाहता है। उस जगह की मिट्टी उसकी हो जाती है, उस जगह का पानी उसका हो जाता है, उस जगह उसके पूर्वज रहते थे। तो ये एक सेंस ऑफ सॉइल की अवधारणा है जो कि अब धीरे धीरे बदल रही है। अभी साउथ वाले भी नॉर्थ में आ रहे हैं, नॉर्थ वाले भी साउथ में आ रहे हैं। इससे भी थोड़ा सा जनसंख्या में चेंज हो रहा है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि साउथ में अभी बहुत ज्यादा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर ये सब बहुत कम है, और सकल प्रजनन दर बहुत कम है। 2.1 जो भारत की चल रही है, जिसको हमको 1.6 पे लाना है, जिससे कि हम लोग इस तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो पॉपुलेशन जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सके। महिला दृष्टिकोण है। जैसा कि मैंने अभी इतनी देर तक आप लोगों से चर्चा करी, बार बार उस चीज को नहीं बोलूंगी। आधुनिक गर्भ निरोधक उपायों के बारे में मैं जैसे अभी आगे की स्लाइडों में सबको जानकारी दूंगी। तो क्या सब लोगों को इस तरह की जानकारी है कि शासन द्वारा क्या क्या चीजें गर्भ निरोधक के रूप में उपलब्ध कराई गई है, कहाँ मिल रही है, और वो महिला किस तरह से ले सकती है, या महिला को नहीं जाना है तो पुरुष भी जाकर कहाँ और कैसे ले सकता है। जैसे दक्षिणी राज्यों में अभी क्या चल रहा है, वहां मातृ मृत्यु दर 44 से 50 है। भारत की अभी 130 चल रही है, और मध्य प्रदेश की 173 मातृ मृत्यु है। ये सब इसलिए है कि दक्षिणी राज्यों में उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरह से स्वास्थ्य सेवाएं दे रखी हैं, और कहीं ना कहीं 2 बच्चों के पास सबका वो गर्भ निरोधक मतलब स्थायी गर्भ निरोधक उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि टीटी ऑपरेशन बोलते हैं जिसको हम, एलटीटी ऑपरेशन, टीटी ऑपरेशन, या पुरुषों को प्रोत्साहित कर रहे हैं वैसेक्टमी कराने के लिए, जिससे कि उन लोगों के पास उनके राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत अच्छी हैं, और जनसंख्या भी बिल्कुल ही उनकी कंट्रोल में चल रही है। निष्कर्ष, तो यहाँ ये निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं कि उत्तरी तरफ के राज्यों में जहाँ भी जनसंख्या ज्यादा है, और दक्षिणी राज्यों में जहाँ पे जनसंख्या कम है, हम किसी न किसी रूप में इस चीज को अ, अपने उसमें लाएं। जैसा कि आप लोगों ने अभी की न्यूज में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 2 बच्चों के ऊपर
कड़ाई से पालन करने के लिए कोई नियम यूपी शासन में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ राज्यों को करना पड़ेगा। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि अपूरक मांग होती है गर्भ निरोधक साधनों की। ये अपूरक मांग क्या होती है, इसके बारे में जानकारी ऐसे तो डॉक्टरों को, सिस्टरों को, स्वास्थ्य से संबंधित आशा एएनएम इन लोगों को होती है, पर कहीं ना कहीं ये जानकारी के बारे में हम आम इंसान को भी बता सकते हैं। अपूरक मांग उसको कहते हैं कि कहीं ना कोई भी जिसकी नई नई शादी हुई है, उस दंपत्ति को जल्दी से बच्चे की अभी आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि उसको गर्भ निरोधक साधन कहाँ उपलब्ध होंगे उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा आता हो जिसकी अभी भी शादी हुई है, जो आपसे कोई सलाह चाहता हो, तो ऐसे तो आप उसको बोलोगे कि नहीं भाई हम तो आपको डॉक्टर के पास भेजेंगे, पर कुछ जानकारी अगर आपको होगी तो आप भी दे सकते हैं। और जब आप देंगे तो आपने भी जनसंख्या नियंत्रण में एक भागीदारी कर ली है कि नहीं? अभी ये देखा जा रहा है कि हम लोग जो परिवार कल्याण कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें टीटी और वीटी तो बहुत कर रहे हैं, पर दूसरे जो गर्भ निरोधक अस्थायी तरीके के हैं उनकी उपयोगिता कम चल रही है, जैसे कि कंडोम है, ओसी पिल्स है, आईयूसीडी है। तो इसके बारे में जागरूकता समाज के हर इंसान को उसके बारे में जानकारी लेकर, और जानकारी तो आजकल बहुत आसानी से सारे तरीके से सब नेट पे और गूगल पे मिल ही जा रही है, करके अगर वह हमारी जागरूकता आज में दे तो शायद हम लोग ये एक सिस्टम बना लें जिसको हम लोग उपयोग में लाके कॉन्ट्रासेप्टिव कवरेज यानी कि गर्भ निरोधक साधनों की उपयोगिता बढ़ा ले समाज में, जिससे कि हम कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी जनसंख्या नियंत्रण में कर सके। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी जो कि गर्भ निरोधक साधन हमारे भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि भारत पूरे विश्व में पहला देश था जिसने 1952 में परिवार कल्याण के बारे में सोचा था। सोचिए आप, जब तक किसी और देश ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, हम लोगों ने 1952 से परिवार कल्याण या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच के उपलब्धता कराई है। तो इस बारे में अगर हम ये कहें कि हम लोग कितने पुराने समय से, यानी 48 साल तो उधर हो गए, 21 साल यानी 60-62 साल से परिवार कल्याण के बारे में जानकारी दे रहे हैं, फिर भी हम लोगों की जनसंख्या का नियंत्रण उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जबकि हम लोग विश्व में सबसे पहला देश है जिसने परिवार कल्याण या परिवार में कंट्रोल के बारे में सोचा था। अभी जो जो चीजें उपलब्ध है भारत शासन द्वारा उसके बारे में मैं कहूँ, स्थायी साधन के रूप में ट्यूबेक्टमी एंड वेस्टेक्टमी है, उसके बाद अस्थायी साधन है वो आईयूसीडी है, फिर इंजेक्शन है, फिर छाया नाम की है, फिर ओसी पिल्स है। ये देखिए ये सारी चीजें उपलब्ध है, और यहाँ जितने भी लोग इस अभी जो मीटिंग में बैठे हैं कम से कम उस इनके नामों से अवगत हो जाएं और इनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी ले लें, और ये सारी चीजों की उपलब्धता कहाँ है, कैसे है, कब मिलेगी और निशुल्क मिलेगी, इसके बारे में जानकारी किसी को भी दे दे तो शायद जनसंख्या नियंत्रण में सामाजिक भागीदारी उनकी भी हो जाए। ये एक और है प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है जो कि शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। ऐसे प्रेग्ना केयर के नाम से मेडिकल स्टोर्स पे भी उपलब्ध है, जिसमें महिला अगर शादीशुदा महिला को पीरियड नहीं आता है तो वो यूरिन टेस्ट करके उसको पता चल जाता है कि वह गर्भवती है, और उस हिसाब से फिर वो बच्चे के लिए आगे क्या क्या कर सकती है वो
जो भी जानकारी चाहती है वो उसको मिल जाती है कि उसको अभी गर्भ की जरूरत है, नहीं है, या वो डॉक्टर से मिल सकती है। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपने सारे पॉइंट्स, मैडम सारे पॉइंट्स ये- आपने कवर कर लिए है ना। मेरे और ख्याल से जो भी बोला है शायद मेरा जो मोटो था वो हो चुका होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर कामना निगम मैडम से भी आग्रह करूंगी कि उनके कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज मैडम से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम कामना निगम। प्रोफेसर भारती पुरी साहब, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। और मैडम मेरा भी एक क्वेश्चन था कि क्या हाँ जी मीडिया इस, बोलिए। क्या आपको लगता है कि मीडिया इस क्रांति में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ करते हैं? अमित जी मीडिया स्क्रीन तो को कर रहा है जी, मीडिया तो कर ही रहा है। स्क्रीन शेयर हटा ले हम तो अच्छा रहेगा। मीडिया से बार बार मतलब मीडिया में तो स्वास्थ्य विभाग का पूरा इंटरेक्शन रहता ही है और मीडिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता ही है, पर कहीं ना कहीं मीडिया जो कर रहा है उसके बारे में कितनी सच्चाई है और नहीं है, इसके बारे में तो हर इंसान को जब पता होगा तभी वो उस चीज को मीडिया को, क्योंकि मीडिया हर चीज जो बताता है वो सच रहती है ऐसा नहीं रहता है ना। और फिर मीडिया क्या बोलेगा कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, आप लोगों को कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये सब तो जानकारी शायद सबको ही है। हाँ। जैसे रिपीटेड न्यूज चलती है ना कि वही बाढ़ आई, वो पानी आया, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि हम एक बार बार हम लोगों को पब्लिसिटी करें कि आप छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली ऑप्ट करें, है ना, बेटर लाइफ जिए, तो स्मॉल फैमिली अडॉप्ट करें, लाइक, है ना। ये मिशन तो हमारा जनसंख्या का है ही। हाँ ये हाँ बात सबको भी समझ में आ रही है कि हमको हमारा परिवार छोटा चाहिए, पर हाँ परिवार छोटा चाहिए पर गर्भवती हो गई तो क्या करना है इसके बारे हाँ में जानकारी नहीं है हाँ ना, हाँ कि पहले तो गर्भवती ना हो उसके लिए क्या गर्भ निरोधक ले, और अगर गर्भवती हो गई है पर अभी उसके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और उसको इस बच्चे की जरूरत नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कहाँ पे गर्भपात कर सकती है। यहाँ ये मैं जानकारी दे दूं कि सारे शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क गर्भपात की सुविधाएं उपलब्ध है और गोलियों द्वारा आजकल वो भी उपलब्ध है, पर कहीं ना कहीं इसकी जागरूकता अभी हमारी सोसाइटी में भी नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। मैं कमेंट कर सकती हूँ? हाँ जी। यस। या मैं सबसे पहले आई कंग्रेचुलेट डॉक्टर संगीता फॉर गिविंग सच वास्ट इंफॉर्मेशन। मैं बहुत सारी बातें आपने बोली बहुत अच्छी थी, लेकिन अब किसकी जिम्मेदारी है ये ठहराने के लिए हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं, जनता माने अपने देश में काम करें, जनता के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत फील्ड में ये देखा, हमने सिंसेरिटी को थोड़ा दरकिनार करके काम किया है, क्योंकि हमने रजिस्टर भरने का काम किया है, उससे हमें खाली फिगर अच्छे मिल गए लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। ये हमें एक इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, उसमें हमने इफरात पैसा बहाया, लेकिन हमको सक्सेस क्यों नहीं मिली, वो भी हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। वो क्यों नहीं मिली सक्सेस, उसके लिए ये है कि देखिए हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है वो किस वर्ग के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, पहली बात हमें वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उसी वर्ग के लोगों की वजह से फेल हुआ है, क्योंकि उन लोगों को बच्चे उनके होते हैं लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बच्चा मेरा बच जाएगा, क्योंकि जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इट इज हायर अमंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप, है ना। हम आपस में जो बात करते हैं, हमने अभी ये टॉक किया, कितने लोगों ने सुना उनमें से, पहली बात। दूसरी बात, हमने सुना, हमने अपनी जिम्मेवारी कितनी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ये तो हम खुद ही जानते हैं।
है ना। परंतु हमको टारगेट फैमिली, जो हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसकी सक्सेसफुल वो क्यों नहीं हुआ, हमको वो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए था बहुत समय पहले। सरकार को हेल्थ हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है कंट्री का कि क्यों फेल हुआ, और उसका एक ही मेजर कारण हम लोग को उभर के जो आता है वो ये है कि उस ग्रुप, उस पर्टिकुलर को और उस पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनका जो आज बच्चा पैदा हुआ वो 15 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या वो जिएगा कि नहीं जिएगा, है ना। दिस वाज द मेन थिंग which resulted in failure of the family planning। अभी भी हम उस बात को ध्यान नहीं दे रहे, अभी भी हम लोग ज्यादा रजिस्टर भर रहे हैं। आई गो फॉर पेरिफेरल health education program के लिए for infant feeding and all, but I see all those girls are saying हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता। जो ANMs हैं, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, these girls most of them they will say मैडम हमारे पास टाइम का रहता, रजिस्टर भरते रहते। इसका मतलब है कि हम इतने भी उनको एजुकेट करें, वो नीचे अपनी इस ज्ञान को नीचे तक पहुंचाने में तब तक समर्थ होंगे जब तक वो सिंसियरली काम करने की नहीं सोचेंगे। सिर्फ 30 दिन के बाद 1 महीने की तनख्वाह लेना ही हमारा कर्तव्य हो जाता है, तब हम अपना इस देश के लिए कुछ भी भला करने का सोच भी नहीं सकते। पहला मुझको तो इस बात के लिए बहुत अफसोस है कि अभी भी एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग देखेंगे कि वो रजिस्टर भरने का ही काम ज्यादा करती हैं और सिंसियरली वो लोग उस नॉलेज को परकोलेट नहीं करती हैं। इतने हेल्थ एजुकेशन, इतने एजुकेशन के लिए उनके गांव में जा जाकर हम लोगों ने एजुकेट किया हेल्थ वर्कर को कि दे विल परकोलेट दिस नॉलेज टू द पर्सन। वो उतना परसेंट तक होता नहीं जितना हम सोचे कि हम बहुत सक्सेसफुल, हमने बहुत ज्ञान को बांट दिया, वो आगे जाएंगे। दैट इज नॉट। पहली बात। दूसरी बात, उनकी समझ भी उतनी नहीं है जो आगे ज्ञान बांटते, क्योंकि आप यही देखिए कि 75% जो हमारे पॉपुलेशन है जो नहीं फॉलो कर रही इन सब चीजों को, वो कौन सी है ना, उनको ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमें कहाँ से बिगिन करना चाहिए। अभी भी वो पैरेलल एक स्तंभ होना था हमारा कि हम गर्ल्स एजुकेशन पे जो हम अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं वो पहले से होना था। दूसरा, हमें अभी भी एडोलेसेंट गर्ल्स को एंड बॉयज को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन एंड ये गर्भाधारण और गर्भ निरोधक और बहुत सारी ऐसी बातें, और कैसे माने यू कंसीव, कैसे बच्चा पैदा होता है, ये सब बातें हमें कुछ उम्र बाद लड़के लड़कियों को, दैट मीन्स एडोलेसेंट्स को बताना बहुत जरूरी है। और उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो आगे जाके ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो ही गया है, अब पता नहीं इसका क्या होगा। दैट इज व्हाट माय कंटेंशन इज। एंड देन यू सेड इन द साउथ में इतने, आप जाके देखो साउथ में इतने सिंसियरली हेल्थ वर्कर काम करते हैं कि आप, दिस इज बियॉन्ड आई मीन एप्रिसिएशन, इतना ज्यादा अच्छी से काम करते। दूसरी बात है, फीमेल एजुकेशन इज एक्सेलेंट देयर, क्योंकि वो लड़कियां, एडोलेसेंट एंड ऑल द लेडीज, मोस्ट ऑफ द लेडीज आर एजुकेटेड, एंड इसीलिए उनका थोड़ा घर में थोड़ा से है। एंड नॉट ओनली दैट, जो हम बोलते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, हमारे घरों में आप खुद ही देखो, अपने खुद के घर में देख लो कि कितना एम्पावरमेंट, माने एक दो अपन छोड़ लीजिए, लेकिन अपन देखते हैं आजू बाजू कितना एम्पावरमेंट। पर लेकिन साउथ में साउथ की जो पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छा है, वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, वहाँ न्यूनेटल मोर्टेलिटी बहुत कम है, वहाँ चाइल्ड आई मीन 1 or 2 चाइल्ड नॉर्म फॉलो करते हैं, एंड दे एजुकेट ईच अदर, सो हमें सबसे बड़ी बात है सिंसियरिटी, वो अपन को पता नहीं कब आएगी, उसके लिए तो भगवान ही से प्रार्थना करें। लेकिन हाँ, अपना इंट्रोस्पेक्ट करके हमें अपने प्रोग्राम जो है, खाली ये पिल और इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस और ये इसका हम प्रचार कर लेंगे तो जैसे अभी हम देख रहे हैं डिलीवरी के लिए, है ना, डिलीवरी के लिए लोग क्यों आते हैं हॉस्पिटल्स में? जस्ट टू गेट मनी, एंड वो मनी किसके लिए है? मदर के खाने के लिए। और आपने देखा मदर को कितना खाना मिलता है? वो तो हस्बैंड, जिस ग्रुप के आते हैं, हस्बैंड ने वाइफ का वो पैसा लिया, दारू की बोतल चढ़ाई और बस हो गया। वो ज्यादा माँ को पैसा, माँ को खाने को नहीं मिलता। आप लोग उसको अगर असेस करेंगे, स्टडी करेंगे पेरिफेरी में, तो आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा, आई फील वी विल गेट सम इंफॉर्मेशन, बट स्टिल इट वाज सो नाइस, थैंक यू सो मच। I know that will work out something for the country.
धन्यवाद। पर मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगी कि आपने जैसा भी बोला कि परिवार कल्याण कार्यक्रम फेल हो गया है, तो नहीं, ऐसा फेल नहीं, नहीं मतलब है। सक्सेस उतनी नहीं मतलब मिली। आप ये सोचिए कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे, यानी आज से करीब 25-30 साल पहले, तो वी यूज्ड टू से कि सकल प्रजनन TFR is around 3.4, which has come down to 2.6, 2.4. तो वी आर डूइंग समथिंग। नहीं, साउथ we are इज doing. गुड, दैट आई कैन से, मतलब साउथ अच्छा है, मैं ये कह सकती हूँ। पर साउथ में भी हमने ये क्या कहा कि शिक्षा ही वो चीज है जिससे हम हमारी महिलाओं में और पुरुषों में, भाई महिला शिक्षित है तो पुरुष को भी उसका गर्व है ना। तो हमारे को शिक्षा, जो मध्य प्रदेश में अभी शिक्षा क्या चल रही है, हार्डली 53% ऑफ फीमेल आर एजुकेटेड, मोर देन नियरली 50% तो एजुकेटेड ही नहीं है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हम जनसंख्या पे जो नियंत्रण चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट उसके ऊपर वो करना है। यानी कि हमें महिला को एजुकेट करना है, उसको एम्पावर करना है, उसको जानकारी देनी है, सो दैट वी आर एबल, यानी फिर हम लोग हमारी जनसंख्या पे नियंत्रण कर पाएंगे। जैसा आप खुद कह रहे हैं कि साउथ में तो ऐसा हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि वहां की लिटरेसी इज 92% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, इसीलिए वहां के सारे पैरामीटर्स आर वेरी गुड, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर हम अपना योगदान देना चाहें, आज मैं देख रही हूँ कि इस वेबिनार में 18 लोग 20 लोग बैठे, ठीक है फाइन, कोई ज्यादा नहीं बैठे, कम ही बैठे, पर क्या हम लोग हमारे लेवल पे किसी को एजुकेट करने की जिम्मेदारी ले लें क्या? इनडायरेक्टली फिर वो भी तो हमारा That's what we have been doing so far. Till this age, we have been doing this for. That thing only we are ये doing, तो अपन counseling and इंडिविजुअली educating. बोल रहे हैं But ना, मैं तो कह रही हूँ ये तो अपने को हर एक सामाजिक हर इंसान को ये बोलना है कि आप साक्षर हो, दूसरों को भी साक्षर करो, और साक्षरता सिर्फ पढ़ने लिखने की नहीं, इस तरह की जनसंख्या की भी करो। तभी तो हम जैसे पर्यावरण के लिए भी तो चाह रहे हैं ना कि 1 to 1 करें हम लोग सब, है, चाहे वो सूर्य का यूज हो, चाहे पानी का उपयोग हो, चाहे हवा का उपयोग हो, सब लोग इंडिविजुअली इन्वॉल्व हो। उस दिन डॉक्टर सुषमा से मेरी बात हुई थी, मैं यही बोली, मैंने कहा मेरे यहाँ तीनों चीजें हैं सोलर की, पानी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और खाने का तो ऐसा है कि 2 महीने ही सोलर कुकर के नहीं रखती हूँ, बाकी मेरा मन ही नहीं मानता है कि मैं गैस छोड़ के कोई सब्जी बघा रही तो सोलर में जा रहा है, चावल जा रहा है, दाल जा रही है, एनीथिंग सब सोलर में डाल डाल के ही बनाती हूँ। यही है कि अपन कण कण करके सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो वी वुड बी एबल टू डू एवरीथिंग। That's what I am saying ना कि वो शुरू से ही होना चाहिए, right from the adolescent age, गर्ल्स को एजुकेट तो करते हुए। दैट इज ट्रू। एंड अभी तो आप लोग आप देख रहे होंगे, आप खुद ही जो बता रहे हैं कि हर किशोर में पढ़ाई में 6th क्लास ऑनवर्ड्स दे आर गिविंग सेक्स एजुकेशन एंड चाइल्ड मतलब फॉर्मेशन डेवलपमेंट, हाउ इट इज कमिंग। मेरा बेटा ही कल मेरे से चर्चा कर रहा था, मुझे ही बता रहा था कि मम्मी ये होता है ओव्यूलेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे मिलता है, मतलब दे आर नोइंग। और अब तो गूगल सबको सब कुछ बता रहा है, जिनके पास मोबाइल है वो तो हर चीज ही देख ले रहे हैं। I will not appreciate कि गूगल में जाएं, क्योंकि उसमें से पता नहीं नहीं क्या नहीं, क्या मैं ये नहीं कह इंफॉर्मेशन। रही, पर बता रही हूँ आपको कि एजुकेशन तो स्कूल That is good, स्कूल yes, एजुकेशन तो दे रहे हैं। और फिर यहाँ हम ये कह दें कि हमारा शासन जो कर रहा है, यानी भारतीय सरकार जो कर रही है, आंगनवाड़ियां भी, कल ही मैंने चर्चा करी यहाँ पे, 2445 आंगनवाड़ियां हैं पूरे उज्जैन में, मतलब दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस एलिजिबल कपल कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, न्यूट्रिशन। तो इसकी भी तो जानकारी और लोगों को भी है। इंस्पाइट की एजुकेशन तो हमें करना ही है, पर आंगनवाड़ी की जानकारी हर किसी को है ऐसा भी नहीं है। आप ही बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आंगनवाड़ी आते ही नहीं है ना लोग, पता ही नहीं है ना, यही तो बताना चाह रही हूँ। वही तो। सुषमा। हाँ हाँ मैडम, अच्छा आपका डिस्कशन चल रहा है।
तो मतलब जैसे कामना मैडम ने कहा ना कि 3 तबके के लोग हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो जो रिमोट, जो जैसे आप बता रही कि आंगनवाड़ी है, तो ये रिमोट तक, हमारी रिमोट विलेज तक सब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल है, उनको अवेयरनेस है। रिमोट एरिया में जैसे हम बात करें, है ना, जो मतलब सिटीज में तो हम देखते हैं, अर्बन सिटीज में तो शहरों में देखते हैं कि सब कुछ इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है कॉन्ट्रासेप्टिव, बट रिमोट एरिया में इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी या अवेयरनेस प्रोग्राम उतने है कि नहीं, दूर यहाँ पे दराज आप गाँव लोगों में। को ये जानकारी देना चाहूंगी कि जो रिमोट एरियाज हैं यानी गांवों में पर 1000 पॉपुलेशन एक आशा है। आशा यानी accredited social health activist who is responsible to look after 1000 population। उस 1000 पॉपुलेशन में 175 एलिजिबल यानी मैरिड कपल होते हैं। उस मैरिड कपल में भी ऐसे होते हैं जिनके कितों के 2 बच्चे हुए रहते हैं, कितों की अभी शादी हुई रहती है, कितों को अभी बच्चे नहीं चाहिए रहते हैं। तो दे हैव टू सॉर्ट डाउन दैट थिंग कि इनके ये लोग हैं जिनके एलिजिबल अच्छे दंपति कहलाते हैं। फिर उन लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोविजन का भी आशा के डोमेन में आता है कि उन लोगों को कवर करे कि इन लोगों को किसी को गोली की जरूरत है, किसी को कंडोम की जरूरत है या किसी को नसबंदी की जरूरत है, वो सब भी इन लोगों का करने का काम है। और इन 1000 पे आशा होती है, 5000 पे एएनएम होती है। तो और बाकी उससे नीचे जो शहरों में है वो तो आंगनवाड़ियां है। हाँ। और शासन सब चीजें निशुल्क उपलब्ध करा रहा है। मैं पुरी साहब को या प्रोफेसर भारती को कुछ पूछना हो तो उनको आमंत्रित करती हूँ। साहब या प्रोफेसर भारती क्वेश्चन है मैडम से। सुषमा जी ने हैंड रेज किया हुआ मैडम। सुषमा। हाँ जी, मैं दोनों कामना निगम मैडम को और डॉक्टर संगीता पलसानिया दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई। और जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो तीसरे ही डायरेक्शन में कि जब से मीटिंग चालू है तब से मैंने मोबाइल पे ये खोला हुआ है इंडिया के लाइव पॉपुलेशन, और एवरी 2 सेकेंड एक बच्चा पैदा हो रहा है। वो जो इसमें मोबाइल में देखो, मतलब मैं इधर देखती हूँ और इधर देखती हूँ तो उसमें 5 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इतनी स्पीड है, हमारा वो परसेंटेज डाटा कम हो रहा है, पर वो जो पॉपुलेशन है वो इतनी है कि वो 3.2 भी आ गया है, तो बट इट इज इंक्रीजिंग टू फास्ट। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे अर्जेंट नीड है, क्योंकि ये पॉपुलेशन हमारे हर प्रोग्राम को फेल कर देती है, जो भी प्रोग्राम हम उठाएं। दूसरा, हमको इमिग्रेशन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रांग करनी है। हमारे यहाँ हमारा देश धर्मशाला हो चुका है, जो भी लोग आए बिना कुछ नियम के अंदर आ सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके जाके बता दो, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। हमारे देश में हर कोई आ सकता है, छुट्टा। दूसरा कि ये मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा कि एडोलेसेंट्स को ड्यूटी दे दो कि टारगेट पॉपुलेशन को एजुकेट करें। जैसे हम कहते थे ना बचपन में कि क्लास का सबसे बदमाश बच्चे को मॉनिटर बनाओ, तो क्लास की मस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो ही संभाल रहा है ना क्लास को अब। तो वैसे एडोलेसेंट्स की अगर ड्यूटी लगा दी जाए, टारगेट पॉपुलेशन, नॉट ऑल पॉपुलेशन, हमको आइडेंटिफाई करने की वो टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है। इट इज ऑल लोअर सोशो इकोनॉमिक एंड 1 कास्ट सेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैं मेरी तरफ से, जब से मैंने ये हमारी ये 43rd ये मीटिंग है, तब से मेरा इंटेंसिटी लोगों को समझाने की बढ़ गई है। जो भी पेशेंट्स आते हैं और थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, समझाती हूँ, और मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि जो मैंने आपको समझाया वो प्लीज कम से कम 10 लोगों को समझाना। उनको भी बोलना कि 10 लोगों को समझाए। जैसे हमारे यहाँ वो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इतना ही बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद। और ये तो कहा जा रहा है ना, जैसे मैडम ने अभी बोला था, कीर्ति मैडम ने, मीडिया पब्लिसिटी, तो जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है दैट इज फार मोर देन मीडिया पब्लिसिटी। आई एग्री। 1 to 10 to 10 to 10 10 गिनेंगे तो पता चला पूरा भारत ही हो गया कवर। मीडिया में तो ये आया ही नहीं। हाँ,
बट हम लोग को मैडम ये अवेयरनेस लानी होगी कि स्मॉल फैमिली बेटर लाइफ, मतलब बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे हम फॉरेन कंट्री की तारीफ करते हैं कि वहाँ के लोग कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी तो कम है, तो वो लोग बेटर लाइफ, तो स्मॉल फैमिली अगर होगी तो आप बेटर लाइफ जी पाएंगे। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जागरूकता लानी होगी लोगों में। स्मॉल फैमिली होगी तो आप एक बेटर लाइफ जी पाएंगे। तो यहाँ हमें ये बार बार समझना है कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स तो आजकल वैसे समझ में आने लगा है लोगों को, पर प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस नॉट बाय बाय चांस, चांस, इसकी भी अवेयरनेस लानी लानी है, है। यस यस। क्योंकि इसमें कहीं चूक हो जा रही है और पीपल आर नॉट, मतलब समूह में उस तरह की जागरूकता नहीं है। मैं चाहूंगी कामना मैडम थोड़ा सा इसके बारे में बोले। बारे में, ये गर्भ संस्कार के बारे में। हाँ, मतलब प्रेगनेंसी बाय चॉइस नॉट बाय चांस। गर्भ संस्कार के बारे में वो तो अपन को पहले से ही जैसे बच्चों की शादी होती है, प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है उसके। So during that sitting, those things of premarital counseling, you can explain the couple की advantages है, how can you enjoy your life better, how can you have a better family, how can you support your family in a better way, how can you educate your children in according to your wishes। तो ये सब के लिए तुम्हें ये सब बातों का ध्यान दे, क्योंकि हम बोलते हैं ना ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो कोई नहीं सुनता। लेकिन यू शुड जस्ट ले द कार्ड ऑन द टेबल एंड लेट देम चूज कि तुमने ये चूज किया, बताओ। जैसे हमने 4 कार्ड रखे थे, एक में लिखा था कि अभी हमको 2 साल बच्चा नहीं चाहिए, एक में लिखा था हमको कोई परवाह नहीं, बच्चा कभी भी हो जाए, तो दूसरा लिखा हमको अभी 5 साल बच्चा नहीं चाहिए, तीसरा बोलता हम सिर्फ एक ही, मैंने और कार्ड रखा था उसमें लिखा था, हमने लिख दिया एक ही बच्चा चाहिए। अगर वो भी कार्ड चूज करता है, जैसे उसने चूज किया कि हम तो एंजॉय करेंगे, आई डोंट बॉदर हमारे कितने बच्चे हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं, समझ, तो पूछो कि इससे क्या एडवांटेज है, तुमको इससे क्या फायदा मिलेगा, है ना, तुम्हारे को क्या डिसएडवांटेजेस है। यही कि अभी तो तुम एंजॉय कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक बच्चा हो गया, बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम उस सिचुएशन को सोचो कि क्या होगा। तुम्हारे घर में खाने को भी ज्यादा चाहिए, तुमको ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा भी लाना पड़ेगा, तुमको माँ तुम्हारी जो वाइफ है वो कमजोर हो जाएगी, उसको बहुत सारी माने बीमारियां हो सकती है, अनीमिया होगा, तो शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द टू योर एक्सपेक्टेशंस, है ना। उसके एक्सपेक्टेशन वाइफ से जो है हस्बैंड के, वो कभी कम नहीं होते, चाहे वो वाइफ बूढ़ी भी हो, है ना। दैट कंटिन्यू, आई मीन इट इज द आई मीन फैक्ट, भले वो बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि हस्बैंड के एक्सपेक्टेशंस मतलब बहुत हैं, जिनके भी मतलब ये फैमिलीज जो लोअर जिनकी अपन बात करते हैं, तो ये कम नहीं होते उनके। इसीलिए उनको ये सब, उनसे ये क्वेश्चन पूछो, देन यू आस्क हिम कि आपको इसमें सुखी जीवन रहेगा कि जो एक ही बच्चा आप अपनाएंगे या 2 बच्चे ही आप अपनाएंगे और अभी 5 साल बच्चा नहीं होगा, तभी आपको तब सुखी जीवन होगा, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। उसने बोला ना हम तो कुछ नहीं, कार्ड में लिखा है जो जैसा, तो ले द कार्ड ऑन द टेबल, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू, देन यू काउंसिल, देन दिस विल बी इफेक्टिव। क्योंकि मुझे नहीं लगता हम ऐसा बोलते हैं ये करो, तुम फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट, तुम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लो, तुम पिल्स खाओ। आपको मालूम है पिल्स अपन दे दिए पेशेंट्स को, मदर को, और वो मदर ने वो पिल्स खाई, उसके हस्बैंड ने उसको खाने दी, इज देयर फैमिली सपोर्ट? बिल्कुल नहीं। इसने बोला तो खाने के लिए, because what you know after taking these pills, bleeding होती है, बहुत होती है, कई बार होती है, कितनी बार हो जाती है ना। तो there are some side effect of these, and एक माउथ एडवर्टीजमेंट से एक लेडी बोलेगी दूसरी को, नहीं नहीं मेरे को तो ये तकलीफ हुई थी, बिल्कुल ना खाना, तो वो गांव की लेडीज ने को ANM ने या किसी ने भी समझाया होगा, she will follow that, जो उसकी कम्युनिटी की, उसकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली जो लेडी, उसी की बात ज्यादा सुनेगी वो, क्योंकि डॉक्टर की बात वो लोग कम सुनते हैं। स्टिफ कॉलर्ड, वी आर स्टिफ कॉलर्ड, हमारे से काफी डिस्टेंस है, इसीलिए हमने ये पेरिफेरल हेल्थ वर्कर का जो स्ट्रक्चर है, अल्टीमेटली इट हैज कम टू फुट दिस बेयरफुट लेवल, पर्टिकुलरली जो 1000 फैमिलीज 1000 पॉपुलेशन वाला बोल रहे हैं, तो वो उसकी ज्यादा सुनेगी। इसीलिए हमको लगता है कि जो पिल्स वगैरह हैं बहुत सारे लोग ले जाते हैं, क्योंकि आयरन टैबलेट भी प्रेगनेंसी में हम देते हैं जो मदर्स को, बहुत सारी लेडीज फेंक देती हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाती, वो नहीं खाती हैं, तो ऐसे ही वो फैमिली प्लानिंग पिल्स भी नहीं खाती हैं।
इसलिए हमारा हो सकता है कि उतना मैंने हमारा सक्सेस ना भी हो रहा, वो हो रहा है सक्सेस, वो तो अग्रीड, परंतु मतलब बहुत सारी ये बातों का हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए काउंसलिंग तो टू बी बिगिन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मीन प्री मैरिटल काउंसलिंग देन द मैरिटल काउंसलिंग, है ना। जब आए हैं तो आपको कैसा होना चाहिए, कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, बच्चा कैसा होगा, उसकी क्या प्रिपरेशन होनी है, लव एंड अफेक्शन इमोशन इन्वॉल्वमेंट के बारे में थोड़ा बताना है, उसके पूरी पेरेंट बताना है हमको। नोबडी, अपन जब माने शादी हुई तो अपन को तो कुछ नहीं, बच्चा हो जाता अपन को तब भी समझ में नहीं आता, वी आर जस्ट सेटलिंग इन लाइफ, है ना। और उस वक्त में कुछ समझता है ही नहीं, कोई भी हो। पेरेंटिंग इनिशियली नोबडी अंडरस्टैंड, जब बच्चा हो जाता है देन बाय एरर्स अपन ट्रायल एंड एरर से अपन सीखते हैं पेरेंटिंग। परंतु हमने अब जो अपना एक्सपीरियंस से सीखा है कि हमको ऐसा समझ में आता है कि पेरेंटिंग हर बच्चे को बिफोर दे कंसीव, बिफोर दे प्लान फॉर अ चाइल्ड शुड बी टोल्ड एंड दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट पेरेंटिंग मीन्स। तो ये सब बातों का शायद ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से, आई मीन दीज आर द थिंग्स आई फील। क्यों सुषमा? मैम एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक पे हमको बहुत बार, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। डॉक्टर कीर्ति, आप समय भी संभालना। या तो अभी किसी के कोई क्वेश्चन है किसी ग्रुप मेंबर के, तो प्लीज आस्क डॉक्टर संगीता मैम। अदर अनिल चित्तिस जी, गोविंद काकानी जी। क्योंकि सारा कुछ मैडम ने काफी अच्छे से डिटेल में हमको गोविंद समझा काकानी जी, दिया। तो उनके पास तो जरूर कुछ ना कुछ कहने को होगा। यस सुषमा जी, आवाज आ रही मेरी? जी। जब तक देश में कानून के माध्यम से 2 से ज्यादा बच्चे जिनके हैं उनको मतलब कुछ भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, उस दिन अपने आप जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको लेने डरती है निर्णय को, कारण उनके वोट खिसकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुआ है, देखते हैं ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हमको क्या आगे देश का भविष्य निर्भर करता है। क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो आपको मालूम है कि मुस्लिम समाज बहुसंख्यक में है, और ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश की जनता जो पढ़ी लिखी और समझदार है, वो यदि इसको एक्सेप्ट करके और वोटिंग उस ढंग से करती है, मेरा ये कहना नहीं कि पार्टी को बीजेपी को दो, लेकिन अन्य पार्टियां भी तो बोले इस चीज को कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो देश के लिए घातक है। जिस दिन वे सब लोग मानना शुरू कर देंगे, सभी राजनीतिक पार्टियां जब तक निर्णय लेके नहीं करेगी तब तक जनसंख्या को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज, हम जैसे पढ़े लिखे लोग उन लोगों को रोकने के लिए हमारा मत, भले हमारे विचार अलग हो, लेकिन इस मामले में तो हम पार्टी को करें तो देश में जनसंख्या को नियंत्रण करने में सोच रही है और उसको हमको आगे बढ़ावा देना है। तो मेरा ये मतलब, कई बार होता है हम वोट डालने नहीं जाते, क्या काम है हमको वोट डालने से, एक वोट से क्या होता है। एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी, इतने अच्छे आदमी थे, और कितने साल हमने देखा न जाने कौन कौन लोग आकर इस देश पे राज करके गए, उनके निर्णय इतने बेकार थे, हमारा देश कितना पीछे चला गया। पर आज मैं डंके की चोट कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, ये 2 ऐसे लोग आए भारत को मिले हैं जिसपे हमको गर्व करना है, पूरा विश्व गर्व कर रहा है। और हम लोग आज भी पूरे देश के सब नेता मिलकर उस अच्छे व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सब अच्छे लोग मिलकर सहयोग करें। और आज का जो मिशन जो है जनसंख्या का, आज का जो लेक्चर गीता जी का, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए, पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब तक हमारे पास इस चीज को रोकने के पूरे सशक्त वो नहीं होंगे और उससे सशक्त नेता नहीं होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास योग से सशक्त नेता है और विश्व को गाइड कर रहा है, तो उसकी बात का पालन करते हुए और हम उसको सहयोग करेंगे। इस ग्रुप के माध्यम से ये संदेश पूरे देश में तो निश्चित जाएगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है सभी लोग देखते हैं यूट्यूब पे, और आज का ये कार्यक्रम सफल होगा, अपनी भावनाएं वहां तक पहुंचेगी निश्चित। पहले ही बोला है ना, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय राजनीति की इच्छा शक्ति तो लिखा ही है पहले शुरुआत में, और फिर दायित्व। तो राजनीति की इच्छा शक्ति तो बोल ही रहे हम कि कहीं ना कहीं कुछ कड़ा नियम कानून कुछ भी ऐसा करा जाए जिससे कि इस चीज का ये तो हो कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको ये फायदे दिए जाएंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इस चीज का समाज में
अच्छे से प्रमोशन हो कि 2 बच्चे जिनके हैं, अब यही ये बात निकल के आती है कि आज ही मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी एक ही बच्चा क्यों नहीं हो? तो एक ही बच्चा इसलिए नहीं कि जैसे चाइना में पिछले 40 साल से वो लोग एक ही बच्चे पे फोकस थे, मतलब एक बच्चे से ऊपर बच्चा नहीं होने दे रहे थे। तो वहाँ ये पाया गया कि बच्चों में बहुत सारे, मतलब कहना चाहिए, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए और एक सिबलिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया। उन लोगों को प्रमोट, आज ही के पेपर में है कि 2 बच्चों के लिए वो लोगों ने चाइना में प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। तो ये हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम जो 2 बच्चे बोल रहे हैं तो 2 बच्चे ही बोले, पर उसके ऊपर 3 पर ना जाए और नीचे 1 पे भी ना आए। आपका बिल्कुल कहना सही है। 2 बच्चे इसलिए जरूरी है कि कई बार दुर्घटनाएं, अन्य व्यवस्थाओं में कभी बच्चा रह जाए तो उस समय में माता पिता को उस एज में जाके बच्चा होना संभव नहीं है। इसलिए 2 बच्चे का आपका निर्णय बहुत अच्छा है। और एक चीज और जो मैं कह रहा था कि दो के स्वास्थ्य और चिकित्सा, मतलब शिक्षा और चिकित्सा फ्री होना चाहिए 2 बच्चों वालों को, उससे ऊपर वालों को होना चाहिए। ला दे सरकार तो सब हो जाएगा सही। मैं डॉक्टर, हेलो, हाँ जी अनिल जी, यस। मैं सबसे पहले आप सभी डॉक्टर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 4 डॉक्टर है। और काकाणी जी ने भी बताया मुझे, लेकिन हम एक सामाजिक बताया कि सामाजिक दायित्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये सारी चीजों में मतलब हमें कामना जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि एक सर्टन तबका में पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे सुषमा जी ने बताया हर 2 सेकंड में बढ़ रही है। अवेयरनेस तो बहुत है, शिक्षा की भी जरूरत है, लेकिन एक मुझे हमेशा एक करके याद आता है कि हम लोग हर जगह भीड़ देते हैं। कोरोना में भी हम देखते हैं कि हमारी पुलिस को कितना देखना पड़ता है कि लोग भीड़ न करें। अभी हम लेह लद्दाख में 7 लाख लोगों को चले गए वहां पे, और वहां पे पता नहीं वो गए होंगे घूमने, लेकिन हर जगह ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है। ये सारी चीजों को हम देखते हैं कि इसका हम आज आप लोगों के विचार पढ़ रहा हूँ, ये सारा जड़ में यही है। और तो कामना जी ने बताया एक सर्टन तबके में ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है। फिर हमारा तबका एक और बताता है कि आने वाले समय में वो लव जिहाद हो जाएगा, वो लोग इतने बढ़ जाएंगे, फिर आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो आप हिंदू लोगों ने भी ये करना है। मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन के बजाय इस चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कौन से धर्म की पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, फिर पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। और ओवरऑल सारा लोड जो है डेमोग्राफी, जो पूरा डेमोग्राफी पे आ रहा है। हम हमेशा हमारे पेस्टिसाइड के ऊपर बात करते हैं, खाने के ऊपर बात करते हैं, और जहर मुक्त, क्योंकि हर देश हमें अच्छी पॉपुलेशन की वजह से एक अच्छा ग्राहक समझ रहा है। अगर किसी को जहर भी बेचना हो, गंदी चीजें भी बेचना हो, तो भारत सबसे अच्छा एरिया है। तो ये भी बहुत बड़ी जड़ में मेरे को बड़ा दुख होता है। लेकिन आप लोगों का हो सकता है कि मेरे सारे विचार आपके आज के विचार से मैं रिलेट कर रहा हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी महिलाओं डॉक्टर को कि बहुत अच्छा मुझे नई तरह की सोचने की आपने दिशा दी। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र। अब मैं इस ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य श्री रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित करूंगी अपना आशीर्वचन देने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संगीता की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे विषय को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उनकी स्लाइड जो थी वो सब हिंदी में लिखी हुई थी। मैंने बनाई हिंदी न में जाने बनाई। क्या हमारे दिमाग में है, यदि अंग्रेजी में काम करो तो हम बड़े अच्छे समझे जाते हैं, लेकिन मैं आपकी ये सराहना करता हूं कि आपने वो हिंदी में लिखा है। डॉक्टर कीर्ति की भी प्रशंसा करता हूं। सब लोग अपने अपने तरीके से इसके अंदर लगे हुए हैं, कर रहे हैं। हम ये देखने की बजाय कि ये कम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, या इसने फिर कर दिया, मैं आपको अब जो बात बोलने वाला हूं आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं एक फिलेटलिस्ट हूं, और फिलेटलिक सोसाइटी ये अपना धर्म समझती है कि जब वो फिलेटली के ऊपर बातचीत करे
तो फैमिली प्लानिंग थीम के ऊपर वो अपने डाक टिकट, अपने फिलेटेलिक आइटम को वो एक प्रेजेंट करे, जो जनता, सामान्य जनता जो देखने आए उसको पता चले कि परिवार नियोजन भी कोई चीज होता है। हम डॉक्टरों के माध्यम से, और भारत के अंदर फैमिली प्लानिंग में बहुत अच्छी मटेरियल भारत सरकार ने जारी किए हैं, वो हमने संग्रह किए हैं, और उनका उपयोग हम इस काम के हम इसलिए रखते हैं कि उसका हमको बड़ा प्रशंसा होती है, लेकिन उससे हम दूसरे लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं, कर रहे हैं। अपने 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 तरीके से लगा हुआ है, छोटा काम कर रहा है, 2 लोगों को प्रभावित कर रहा है। हम 20 लोग हैं, लेकिन हम 20 नहीं है। आगे शून्य लगाते हैं, कितने शून्य लगाने आपको, हम उतने लोग हैं। हम दूसरे से बात करते हैं, दूसरे ग्रुप में। आज हमने बातचीत सुनी, हम दूसरे ग्रुप पे चर्चा करेंगे, हम आपस में चर्चा करेंगे, फैमिली में चर्चा करेंगे। और मैं आपकी सराहना करता हूं और आयोजक लोगों की सराहना करता हूं। ओम शांति। धन्यवाद, धन्यवाद पहलवान जी। अब मैं इस ग्रुप के श्री रामनारायण सोरेन जी को आमंत्रित करूंगी कि वो सम्मान टिप्पणी के लिए 2 शब्द कहें। समस्त सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर गीता पलसानिया जी वर्तमान में शासकीय पद पर कार्यरत हैं और हमारे बीच हैं। शायद ये भी एक हमारी ग्रुप की उपलब्धि है। अभी तक ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो शासकीय सेवा में नहीं है। आपने बहुत बड़ी हिम्मत की है, क्योंकि होता क्या है कि ये शासकीय पद पे मैं भी रहा हूँ वैसे, तो मैं यानी हम सोसाइटी में जाने से बड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमारी कुछ मर्यादाएं शासकीय सेवा के अनुसार बन जाती है। तो उसके बावजूद आप हमारे बीच पधारे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ ये अवेयरनेस प्रोग्राम देने के लिए जो आपको टारगेट मिला हुआ है, मैं समझता हूँ आप अपने टारगेट का एक हिस्सा भी यहाँ पूरा कर रही हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो चूँकि अवेयरनेस आपको लोगों तक पहुँचाना है, तो हम उसमें माध्यम बने तो हम भी भाग्यशाली हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कीर्ति जी ने बहुत अच्छा संचालन किया है, बहुत उनके लिए भी साधुवाद। डॉक्टर हमारे वरिष्ठ पहलवान साहब ने ज़्यादातर तो सब चीज़ें आपको बता दी है कि जो मुझे कहना चाहिए था वो उन्होंने पूरी कवर कर दी हैं। तो कुछ बातें मैं अपनी तरफ से, हालांकि मैं संक्षेप में हूँ, पर एक बात मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ। इसमें वैदिक संस्कृति में गर्भाधान एक संस्कार होता है, ये संस्कार माना जाता है। इसको निश्चित रूप से हमारे ऋषियों ने बाय चांस बिल्कुल नहीं माना है, बाय चांस, क्योंकि भाई इस संस्कृति को आपने अगर अंदर तक पहचाना है तो मैं समझता हूँ जो साउथ में द्रविड़ हैं उस वैदिक संस्कृति को आज जिंदा रखते हैं। उनसे ज़्यादा जो नॉर्थ से ज़्यादा दक्षिण जो है वो वैदिक संस्कृति के साथ में जीता है। आप देखें जैसा अभी आंकड़ों में भी आपने बताया कि महिला का एजुकेशन वहाँ पर 51% है, और बाकी नॉर्थ में, रेस्ट ऑफ द कंट्री में उसका परसेंटेज बहुत कम है। रीजन अपनी अपनी जगह है। कुछ कम्युनिटी हैं जो बच्चियों को पढ़ाना ज़्यादा वो समझते नहीं है। आपकी जो भी आपने जो एड्रेस किया उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपने इस बात पे जोर दिया है कि वुमन एजुकेशन शुड बी देयर। मैं वैदिक संस्कृति को लेते हुए साथ में मानता हूँ कि वो एजुकेशन तो वहाँ से, वो जहाँ शादी उसकी हुई उसके पहले से ही वो उसको पहले से दी जाती थी, और गर्भाधान संस्कार में वो निश्चित रूप से उसको पोषण पूरा मिलता था। कुछ चीजें आपने बड़ी अच्छी शब्दावली से है कि आपने उसका कितना गहन अध्ययन किया। जनसंख्या प्रदूषण आपने बताया कि प्रदूषण है, दिस इज द पॉल्यूशन। यानी पॉल्यूशन यानी वो कि जो चीज एक रेशो को क्रॉस कर जाए वो पॉल्यूशन है।
ये टेक्निकल मैं इसको इस बात पर ऐसे समझता हूँ। तो दूसरी बात आपने जो बताई कि जनसंख्या का स्थिरीकरण होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी कम से कम ना बढ़े तो स्टेबल तो हो। ये हाँ, तो ये वो होना चाहिए कि आपने उसको स्थिरीकरण हो जाए, स्टेबलाइजेशन हो जाए, कि आप खींचते खींचते आप 4% से 2.1% तक ले आए, लेकिन उसको आगे आपका टारगेट ये है 1.6% का रेट आपको लाना है। आप जैसा में भी टारगेट है। खास करके जो 3 कंटेंट हैं, 3 जो मेन एजेंसीज हैं, वो पॉलिटिकल एजेंसी है, सोशल एजेंसी है और हेल्थ डिपार्टमेंट एजेंसी है। ये तीनों को मैं समझता हूँ कि ये इंडिविजुअली किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएं। मैं एक दिन सुन रहा था डॉक्टर कलाम को, तो उन्होंने कहा कि आज ऐसी स्थितियां हर डिपार्टमेंट में बन गई है कि जब तक कोऑर्डिनेटेड कोई चीज आप फंक्शनलिटी में नहीं लेते हैं, तब तक उसको आप वर्केबिलिटी में ला नहीं सकते हैं। वो ये ग्राउंड लेवल पर वो फेल हो जाती हैं। ये चीजें बड़ी ईमानदारी से हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से तीनों डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। मैं कामना निगम मैडम को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ कि बड़ी तरकीब से उन्होंने वो इश्यूज रख दिए हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर क्या उन्होंने देखा है। और ये आपका इसको इसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी अपने लेवल पे जो इंडिविजुअल हैं उसको पर्सनल इशू पे न ले। तो उन्होंने जो बताई है इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये ग्राउंड रियलिटी है। सपोज उन्होंने कहा कि भाई कागज भरे जा रहे हैं, कागज भरे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी एक वो विडंबना है कि एक ये जैसे कहावत कहते हैं कि पटवारी पटवारी टाइप के आंकड़े हैं। ये पटवारी आंकड़े हैं, मतलब पटवारी अपने घर में बैठ कर के पूरे पूरे जो उसके हल्के के 4-5 गांव की पूरी 100% फसलों का पूरा विवरण देती है। उसी तरह की ये जो अगर इस तरह से कागजी कार्यवाही ना होते हुए उन्हें ग्राउंड रियलिटी में जाना चाहिए। तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो 2 चीजें इसके साथ में, वो चूंकि मैं गांव का हूँ तो मैंने गांव की वो चीजें देखी हैं। होता क्या है कि जैसे ही आपने ये शब्द बोला गर्भ, या ये कोई भी ऐसा शब्द बोला कि गांव की महिलाएं जो है ना वो मुंह उल्टा कर लेती, पीछे चली जाती। वो ये चीज इसलिए कि वो उसको बड़ा वो ये समझती है कि ये ऐसी चीजें सामूहिक रूप से हमें डिस्कस ना करना चाहिए। इसीलिए आशाएं जो बनाई जा रही है हाँ ना, हाँ वो हाँ, गांव की बनाई जा रही हैं तो और उन्हीं उन्हीं लोगों के बीच की बनाई जा रही हैं। तो वो शासन मतलब जो सरकार ये कर रही है उसके लिए। हाँ, तो ये एक अच्छा कदम है। मैं ये आगे कहने ही वाला था कि हाँ, ये वहां तक पहुंचना चाहिए। फिर भी 2 लोगों ने, अनिल चिटनीस जी ने और कामना मैडम ने बड़ी इशारे में इस बात को कह दी है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो ये परवाह नहीं करती है कि उनका उनको उनका दूसरे बच्चे के बाद क्या होगा। ये उसका उनको कोई अंदाज नहीं और उनको मतलब भी नहीं है क्या बोल रहे हैं। इसलिए ये कहा कि कंसिस्टेंसी इन द रूल जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसने ये नहीं कहा कि किस कम्युनिटी के 2 बच्चे नहीं होना चाहिए। उसने ये कहा कि उस सरकार की भूरी भूरी तारीफ होनी चाहिए और वो ये बात मैसेज लोगों में बीच में जाना चाहिए कि ये आपकी बात कह रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं, कि ये कंसिस्टेंसी है कि ये 2 बच्चे किसी के भी हों, उससे ज्यादा होगा तो वो चाहे किसी कम्युनिटी से हो, उससे कोई बने। तो ये दिस शुड बी ए कंसिस्टेंसी ऑफ द रूल। बहुत अच्छी बात है और इसको लेके अगर वो सरकार चली है तो हम उसकी कामना करते हैं ईश्वर से कि वो उसके मकसद में हम तो चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में ये आप है ना कि आपका 2 बच्चे हो। आपके आपके चाहना आपका आपका पेड़ है, हमारा चाहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए ग्रुप। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ग्रुप की तरफ से भी और डॉक्टर सुषमा रावत की तरफ से जो जो
इस तरह से एक रत्न ढूंढ के लाती हैं कहीं से और हमें तक हमारे पास वो पहुंचाती है। खास करके हम आज उनका भी आज धर्मेंद्र जी हमारे जो है बहुत प्रिय साथी है, उनके स्थान पर अमित जी हमारे बीच में हैं और वो व्यवस्था देख रहे हैं। उनको हमारी तरफ से, ग्रुप की तरफ से धन्यवाद। अनिल चिटनी जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी रत्न ढूंढ आती है, लेकिन आप एंड में इतनी बढ़िया समीक्षा करते हैं सर, मैं नतमस्तक हूं आप। मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। आपके बीच से मैं बहुत सीखा, मैं खिलाड़ी बिल्कुल नहीं हूं, मैं सिखाड़ी हमेशा रहा हूं और मैं ये सीखना चाहता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत। अंत में मैं अब पुरी साहब को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। देखिए, आभार तो मेरे ख्याल सबका प्रदर्शित किया जा चुका है मेरे अग्रजों द्वारा। मैं सबको, मेरे वरिष्ठ लोगों को नमस्कार, चरण वंदन करता हूँ। रविंद्र पहलवान जी को, सबको बहुत, आपने तीनों लोगों ने, 3 डॉक्टर हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, तीनों ने बहुत रोचक जानकारियाँ, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हमें बताई हैं और उसके लिए हम सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। और अमित जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने धर्मेंद्र जी के स्थान पे इस जिम्मेदारी को निभाया है। ये इस पूरी चर्चा में मुझे लगता है कि वो भी एक कारण हो सकता है कि पुत्र की चाह में कई लोग बहुत बच्चियां पैदा करते जाते हैं और जब तक बेटा नहीं होता है वो नहीं पाते हैं। गांवों में जो ये संस्कृति है कि पुत्र होना ही चाहिए, पुत्र होना ही चाहिए, बड़े बुजुर्ग भी ताने मार मार के देते हैं उस दंपति का और खास करके बहू का। तो ये भी एक विडंबना है और अदर इस पूरी चर्चा में कहीं नहीं मिला। एक बहुत बड़ा रीजन है। भारतीय समाज के लिए जगह में बोला था थोड़ा सा, पर कहीं ना कहीं मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तो अपना मत रख रहा हूँ। आपकी वार्ता तो बहुत अच्छी थी। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, पुत्र के लिए बोलते ही हैं और हम तो देखते ही हैं कि वो महिलाएं आती हैं तो मैडम 2 लड़कियां हो गई, अभी एक और हो जान दो, तो फिर अपन को सोचना भी पड़ता है कि नहीं होने देते हैं, क्या कर सकते हैं ना फिर। वो उसके लिए ये जो एक हमारे मित्र ने कहा ना कि जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा तब तक इसका हल नहीं हो सकता। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आपको अशार सुना देता हूँ। दुष्यंत कुमार का एक फेमस शेर है कि तो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, वाओ, बहुत बढ़िया। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये बहुत बड़ा कमेंट किया है दुष्यंत कुमार ने, हमारी जो सोच है। दूसरा, एक निदा फाजली साहब का शेर है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। बहुत बढ़िया। फिर भी अकेला, इतनी भीड़ में भी अकेला ही है। बहुत बढ़िया। और जनसंख्या पे एक और छोटी सी एक बात आपको सुनाना चाहूंगा कि लोगों से भरी दुनिया में हजारों पेट भूखे सो रहे हैं। लोगों से भरी इस दुनिया में हजारों पेट भूखे सो रहे हैं। दिन भर की मशक्कत से पेट भरता है एक का, 4 बच्चे और हैं जो रो रहे हैं, 4 बच्चे और हैं जो रो रहे हैं। बहुत सही, ये हमें समझना पड़ेगा कि, और मैंने जो, जब से मैं थोड़ा समझने लगा, जब मैं कॉलेज में आया, जब से ये देखा हमने, हमारे सरकारों ने परिवार नियोजन का विज्ञापन करना शुरू किया, लाल तिकोन और ये हम दो हमारे दो, ये इतना में उस टाइम से बैठे हुए हैं। और मैंने ये देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की बात आ गई है धीरे धीरे। ज्यादा बच्चों का मतलब है कि हमारी जो सीमित कमाई है उसका बंटवारा तो किसी के हिस्से में भी नहीं आएगी। अगर एक को 4 रोटी मिल रही है तो 4 बच्चे को 1-1 रोटी दे पाएंगे। ये बात समझ में आ गई है, गरीब तबके के भी समझ में आ गई है।
और जो जो दूसरे कारण हैं उन सबको कवर करने के लिए मेरा तो मत यह है कि जब तक गवर्नमेंट बारे में कोई कानून नहीं लेके आती है, जिस कानून में कोई निरोधात्मक बात हो, भाई अगर आपके इससे ज्यादा बच्चे हैं तो ये चीजें आपके लिए, ये आपकी रीच से बाहर हो जाएंगी। अगर आपके पास ये है तो आपको ये मिलेगा। और एक बच्चे वाले को हम इंसेंटिवाइज भी करेंगे। एक बच्चे वाला है तो उसकी हम ये जिम्मेदारी भी लेती है सरकार। और अगर समाज में एक और समस्या है, जो निसंतान दंपति होते हैं, वो अगर एडॉप्शन के रूल्स को थोड़ी सी गवर्नमेंट थोड़े से ऐसे कर दे कि लोग इजीली एडॉप्ट कर सकें बच्चों को, तो मैंने देखा है बहुत से पढ़े लिखे परिवार, अच्छे समृद्ध परिवार, जो निसंतान दंपति होते हैं, वो से बच्चा गोद ले लेंगे तो कम से कम किसी एक परिवार में या कहीं पर एक जो प्रेशर है, जो 4 रोटी बट रही है उसमें से एक रोटी का पेट हट जाएगा, जिसको अच्छी तरह रोटी दी जा सकती। छोटी छोटी बातें हैं। आई डोंट नो, मैं जो कह रहा हूँ वो आप लोग उससे सहमत है कि नहीं, पर मैं सोचता हूँ ये these steps can take this mission very far and very fruitful। तो इसके साथ ही हम आप सारे वक्ताओं का, आज तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 वक्ता थे और तीनों नारी शक्ति हैं और मैं उनको नमन करता हूं और हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। और हमारे मॉडरेटर भी आज डॉक्टर ही है।